जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले थोड़ा सा मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है अनवर अंसारी और मैं एमपी के द्वारा यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के द्वारा पूरी तरह से रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड का एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर हूं और मुझे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लगभग 15 साल का अनुभव है। और इस दौरान मैंने अनगिनत म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो रिव्यू की है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इस दौरान जितने भी पोर्टफोलियो मेरे पास रिव्यू करने के लिए आए हैं उनमें से 95% म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो को गलत ढंग से डिजाइन किया गया है। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों? तो इसके पीछे मुझे एक ही कारण लगता है कि आपको एक भ्रामक कैलकुलेशन वाली वीडियो दिखाई गई है, जिस वीडियो के अंदर में आपको ये बताया गया है कि अगर आप एडवाइजर के माध्यम से या फिर रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूटर ले जाएगा, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इस चक्कर में ऐसे लोग भी जो म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा जानते समझते नहीं है, वो भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने लगते हैं। और होता यह है कि वो एक गलत म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं। और अगर आप एक गलत म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। एक तो ये कि आपको नुकसान हो सकता है और दूसरा आपको जितना रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट पे मिलना चाहिए था शायद उतना रिटर्न आपको ना मिले। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि आपको कैसे और कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आपको म्यूचुअल फंड की अच्छी समझ है, आप अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं तो कांग्रेचुलेसन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड की समझ नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की पूरी सर्विस देने की कोशिश करूंगा। तो अब आते हैं आज की हमारी वीडियो के टॉपिक के ऊपर। आज की वीडियो में हम एक रिसेंटली ही ओपन हुए बहुत ही शानदार एनएफओ के बारे में बातें करने वाले हैं। ये एनएफओ आ रही है फ्रैंकलिन इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ से और इस एनएफओ का नाम होने वाला है फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप फंड एनएफओ। देखिए, आज की वीडियो के अंदर में हम दो चीजें जानेंगे। एक तो ये कि इस एनएफओ का डिटेल क्या है, कब ये लॉन्च हो रही है, कब तक हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और दूसरा ये कि एक मल्टी कैप फंड को मैनेज करने के लिए सेबी की तरफ से क्या गाइडलाइंस है, क्या रूल्स और रेगुलेशंस है। देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस फंड में इन्वेस्ट करें या फिर ना करें ये तो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज मैं पूरी श्योरिटी के साथ आप सभी को कह सकता हूं कि जो सेबी का गाइडलाइंस है एक मल्टी कैप फंड को मैनेज करने के लिए, वो आप अच्छे से समझ जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से आ जाएगी कि एक मल्टी कैप फंड को मैनेज करने के लिए सेबी की तरफ से क्या रूल्स रेगुलेशंस है। और ऐसा नहीं कि जो एग्जिस्टिंग फंड है उन पर कोई और रूल्स है, उन पर भी वही रूल्स अप्लाई होता है। और जो एनएफओ आ रहे हैं, जैसे ये एनएफओ आया हुआ है मल्टी कैप फंड का, इस पर भी वही रूल्स अप्लाई होगा। और आगे भी जो एनएफओ आएंगे मल्टी कैप कैटेगरी के, उन पर भी वही रूल्स अप्लाई होगा अगर सेबी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस में कोई चेंजेस नहीं करती है तो एक बेसिक जो होता है रूल्स रेगुलेशंस जो होता है एक मल्टी कैप फंड को मैनेज करने के लिए, वो भी मैं आज के इस वीडियो के अंदर में आप सभी को बताऊंगा। लेकिन एक चीज मैं और आप सभी को बता दूं दोस्तों कि मैंने एक 5 तारीख को वीडियो बनाई थी टाटा इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड के रिगार्डिंग। उस वीडियो के अंदर में मैंने आप सभी को ये कहा था कि इसमें एसआईपी जो है 500 रुपए से होगी और लमसम 5000 रुपए से होगी। जब ये एनएफओ लॉन्च हो गई तो यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि इसमें जो एसआईपी का अमाउंट है वो 100 रुपए रखा गया था। जबकि मैंने एएमसी से बात करके, अपने आरएम से बात करके आप सभी को ये बताया था कि इसमें एसआईपी का अमाउंट 500 रुपए होगा। मैंने जो चैट किया था वो भी आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। तो अब इसमें गलती किसकी है आप डिसाइड कीजिएगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया था तो मैं अपनी तरफ से माफी चाहता हूं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस एनएफओ का जो नाम होने वाला है वो है फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप फंड एनएफओ। ये एनएफओ लॉन्च हो रहा है 8 जुलाई 2024 को और ये एनएफओ इंड हो जाएगा, यानी कि निवेश करने की इसमें जो आखिरी तारीख है वो है 22 जुलाई 2024 को। तो जो भी लोग 8 जुलाई 2024 से 22 जुलाई 2024 के बीच में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे उनको अलॉटमेंट 29 जुलाई 2024 को मिल जाएगी। देखिए, कभी कभी अलॉटमेंट थोड़ा सा आगे पीछे भी मिलता है, तो जैसा कि मैं अपनी अधिकतर वीडियो में कहता हूं आप सभी को कि अगर आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक आध दिन आगे पीछे भी होता है तो आपको जो अलॉटमेंट है वो मिल जाएगा।
और आपको जब 29 जुलाई 2024 को अलॉटमेंट मिलेगा तो तुरंत से उसमें जो है ना माइनस प्लस या फिर उसमें प्रॉफिट लॉस होना शुरू नहीं होगा। जब तक वो सब के लिए अवेलेबल नहीं होगा इन्वेस्ट करने के लिए, तब तक उसमें कोई भी माइनस प्लस नहीं होगा। तो जनरली देखा गया है कि ये जो अलॉटमेंट हो जाता है, हमको मिल जाता है, इसके लगभग 5-6 दिन के बाद उसमें ट्रेड होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसमें माइनस प्लस होना शुरू हो जाता है। तो 29 जुलाई 2024 के बाद आप 5-6 दिन और जोड़ लीजिए, उसके बाद इसमें जो भी माइनस प्लस है वो होना शुरू हो जाएगा। और एक चीज मैं और आप सभी को ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको एसआईपी करना होगा तो जब सबके लिए अवेलेबल हो जाए फंड, फिर उसके बाद आप इसमें एसआईपी क्रिएट कीजिए। तो जैसे जुलाई है ये, तो जुलाई के महीने के आखिरी में तो आपको अलॉटमेंट मिलेगा, तो अगस्त में शायद ये सबको इन्वेस्ट करने के लिए अवेलेबल होगा, तो उस समय आप एसआईपी जो है वो क्रिएट कीजिएगा, तो ज्यादा मेरे ख्याल से बेटर हो सकता है। फंड टाइप जैसा कि मैंने कहा कि एक मल्टी कैप फंड होने वाला है, और इसका जो इंडेक्स बेंचमार्क है वो है निफ्टी 500, यानी कि इसके पास बहुत बड़ा एक मार्केट का दायरा है जिनमें से स्टॉक्स ये उठा करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इस फंड में आप मिनिमम एसआईपी 500 रुपए से कर सकते हैं और लमसम इसमें आप 5000 रुपए से कर सकते हैं। और क्योंकि ये एनएफओ है तो जनरली एनएफओ में एनएबी की जो प्राइस है वो 10 रुपए ही होती है, तो यहाँ पे भी आपको 10 रुपए के प्राइस पर ही एनएबी मिलेगी। तो ये वो डिटेल थे इस एनएफओ का। अब हम ये जान लेते हैं कि एक मल्टी कैप फंड को मैनेज करने के लिए क्या मैंडेटरी है सेबी की तरफ से। तो जैसा कि आप ये जान रहे हैं कि जो मल्टी कैप फंड का एनएफओ आ रहा है, तो यही रूल्स जो है सेबी का इस पर भी अप्लाई होगा, और जो पहले से मल्टी कैप फंड अवेलेबल है उन पर भी यही रूल्स अप्लाई होगा, और जो आगे भी मल्टी कैप फंड आएंगे उन पर भी यही रूल्स अप्लाई होगा, अगर आगे चल करके सेबी कुछ रूल्स रेगुलेशन में बदलाव नहीं करती है तो। यानी कि जो वर्तमान में रूल्स रेगुलेशंस है वही पहले वाले जो अवेलेबल मल्टी कैप फंड है उन पर भी अप्लाई हो रहा है, और इस एनएफओ पर भी अप्लाई हो रहा है, और आगे जो एनएफओ आएंगे मल्टी कैप कैटेगरी के उन पर भी यही अप्लाई होगा। तो एक मल्टी कैप फंड को मैनेज करने के लिए सेबी की तरफ से रूल्स ये है कि आपके पोर्टफोलियो में कम से कम 25% जो है वो लार्ज कैप स्टॉक्स होने चाहिए, और अगर फंड मैनेजर को लगता है तो 25 से बढ़ा करके 50 भी कर सकता है, लेकिन 50 से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसी तरह से मिड कैप स्टॉक्स में भी आप 25% मिनिमम आपको एक्सपोजर रखना ही होगा। अगर फंड मैनेजर चाहे तो बढ़ा के 50 कर सकता है, लेकिन 50 से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसी तरह से स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी 25% एक्सपोजर आपको रखना ही होगा, मैंडेटरी है। इसको बढ़ा करके 50 किया जा सकता है, लेकिन 50 से ज्यादा नहीं किया जा सकता है। तो एक मैंडेटरी के हिसाब से 25% लार्ज कैप स्टॉक्स में, 25% मिड कैप स्टॉक्स में और 25% स्मॉल कैप स्टॉक्स में तो फंड मैनेजर को एक्सपोजर रखना ही होता है, ये मैंडेटरी है। लेकिन फंड मैनेजर को लगता है कि भाई मैं अगर स्मॉल कैप स्टॉक्स में थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा लूं तो रिटर्न शायद ज्यादा बेटर हो सकते हैं, या फिर मेरे को अपॉर्चुनिटी का फायदा मिल सकता है, तो फंड मैनेजर चाहे तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी अपना एक्सपोजर बढ़ा के 50% कर सकता है, या फिर ये भी कर सकता है कि थोड़ा सा एक्सपोजर स्मॉल कैप स्टॉक्स में बढ़ा लिया और थोड़ा सा एक्सपोजर मिड कैप स्टॉक्स में भी बढ़ा लिया। तो अगर इन तीनों को जोड़ा जाए तो यहाँ पे जो निकल करके आ रहा है वो 75% आ रहा है, 25 या 75% का एक्सपोजर आ रहा है। अगर मैंडेटरी के हिसाब से 25% लार्ज कैप रखा जाए, 25% मिड कैप रखा जाए, 25% स्मॉल कैप रखा जाए, तब भी जो एक्सपोजर है वो 75% हो रहा है। तो 25% का इनका दायरा जो बच रहा है ना, ये अगर चाहे तो इस 25% को लार्ज कैप में भी ले सकते हैं, मिड कैप में भी ले सकते हैं, या फिर स्मॉल कैप में भी ले सकते हैं, या फिर चाहे तो इस 25% में से तीनों में से ही थोड़ा थोड़ा सा एक्सपोजर ले सकते हैं, यानी कि 32-33% के आसपास सभी जो कैटेगरी है उनमें इन्वेस्ट कर दें। जैसे 25% पैसा तीनों ही मार्केट कैप में डाल दिया, 75 हो गया, और 75% की ही मैंडेटरी है कि इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड फंड में आपको 75% पैसा डालना है, तो 75 तो पूरा हो गया। तो अगर फंड मैनेजर चाहे तो इस 25% को डेट में भी डाल सकता है, अगर मार्केट खराब है, सिचुएशन ठीक नहीं है, आगे जाके गिर सकता है मार्केट, तो अपने फंड को सेव करने के लिए वो 25% अदर देन इक्विटी में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, जैसा कि मैंने कहा कि डेट में भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो इस तरह की जो गाइडलाइन है वो एक मल्टी कैप फंड को मैनेज करने के लिए होती है, और ये गाइडलाइन जो पहले एग्जिस्टिंग मल्टी कैप फंड है उन पर भी अप्लाई होता है, जो ये एनएफओ आया है इस पर भी अप्लाई होगा, और जो आगे एनएफओ आएंगे उन पर भी अप्लाई होगा, जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई सेबी रूल्स रेगुलेशन में चेंजेस नहीं करती है तो ये वो रूल्स रेगुलेशंस हैं जिसके हिसाब से ये जो फंड आ रहा है मल्टी कैप फंड, ये अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करेगी। तो मेरे ख्याल से दोस्तों, क्योंकि ये मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है, इसमें जो है आपको 3 मार्केट कैप का अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाता है, एक लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप।
तो मार्केट कैप पर तो यहाँ पे कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस है कि आपको इतना इतना ऐसा ही आपको एक्सपोजर लेना होगा, लेकिन यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो जब आप इस फंड में अपना पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा बैंकिंग एंड फाइनेंस में भी जाएगा, एफएमसीजी में भी जाएगा, फार्मा में भी जाएगा, आईटी में जाएगा, टेक्नोलॉजी में जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा, पीएसयू फंड में जाएगा। उस सेक्टर में पैसा जा सकता है जिसमें इस फंड मैनेजर को लगे कि भाई आगे चल करके उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तो मेरे ख्याल से इसी तरह के फंड पर हमें फोकस करना चाहिए और इसी तरह के फंड में हमें निवेश भी करना चाहिए। तो पर्सनली मुझे तो कम से कम इस तरह के फंड पसंद आते हैं, जैसे मैं लाइक फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, मल्टी कैप फंड हो गया, मिड कैप फंड हो गया, स्मॉल कैप फंड हो गया। इस तरह के फंड मुझे पर्सनली पसंद आते हैं। अब जैसा कि कुछ फंड ऐसे भी आते हैं जो सेक्टोरल थीमेटिक फंड होते हैं, जो एक सेक्टर को बिलोंग करते हैं। मैंडेटरी ये होती है कि आप अगर कोई सेक्टोरल फंड ला रहे हैं तो उसमें 80% उसी सेक्टर के स्टॉक्स में आपको पैसा लगाना होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इनके पास सेक्टर का दायरा पूरा खुला हुआ है। इनको जहां भी जिस भी सेक्टर में मन करेगा, जिस भी सेक्टर में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो उस सेक्टर में पैसा लगा सकते हैं। और सिर्फ इन्हीं के साथ ऐसा नहीं है कि फ्रैंकलिन ही ऐसा करेगा, जो भी मल्टी कैप फंड मैनेज कर रहे होंगे, जो एग्जिस्टिंग फंड है, वो भी ऐसा कर सकते हैं और आगे आने वाले फंड भी ऐसा कर सकते हैं। तो इनको मार्केट कैप एलोकेशन पर एक रिस्ट्रिक्शंस रहती है कि आपको लार्ज कैप में इतना एक्सपोजर लेना है, मिड कैप में इतना लेना है और स्मॉल कैप में इतना लेना है, लेकिन यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहती है। इनको जो भी सेक्टर में अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखेगा वहां पे अपना पैसा लगा सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो के अंदर में ये जो एनएफओ का डिटेल मैंने आप सभी को बताया और एक मल्टी कैप फंड को मैनेज करने के लिए जो सेबी की तरफ से रूल्स रेगुलेशंस रहती है, वो जो आपको बताया, ये सारी बातें आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगेन, अगर आपको ये फंड पसंद आता है तो एक बारी अपनी भी रिसर्च आप जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस फंड में बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिस पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोटिफाई कराता हूँ जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, जब भी लमसम करने का अच्छा मौका होता है, तो उस चैनल पर मैं आप समय रहते आप सभी को नोटिफिकेशन दे देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।